बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का टॉपिक है द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आज जो है हमने उसके सबसे पहले पोस्टुलेट्स डिफाइन करने हैं। उसके बाद जो है हमने इसके जो मेन यानी कि फेनोमेना हैं, एक टाइम डायलेशन है, एक जो है लेंथ कंस्ट्रक्शन है। वो दो इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे कि कवर करेंगे टॉपिक। तो इसके बाद जो है इनके चैप्टर जो है मेंशन किए हुए हैं कि आप अगर चैप्टर 15, ये बुक है जे आर टेलर की क्लासिकल मैकेनिक्स, वहाँ पे ये टॉपिक आपको चैप्टर 15 में मिलेगा। या फिर अगर आप टी एल चाओ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये जो है ना चैप्टर 13 में मिलेगा टॉपिक। या फिर अगर आप ये थॉरनटन की बुक रीड करना चाहते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 14 में मिलेगा। तो चलें हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी क्या है। उसके लिए हमें सबसे पहले पता ये होना चाहिए कि इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या फ़र्क है। हमने वैसे ऑलरेडी ये चीज़ें जो है ना कवर की हुई हैं। मैं एक मरतबा मज़ीद जो है ना आपको ये चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। ये टॉपिक हमने पीछे जो है ना कर लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक मतलब कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखा था। उसमें जो है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कंसेप्ट था। वो आप जो है पिछला लेक्चर जब सुनेंगे आप क्लियर हो जाएगा। मजीद मैं अभी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले देखें, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दैट इज नॉट अंडरगोइंग एनी एक्सेलरेशन। यानी कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसका कोई एक्सेलरेशन ना हो, यानी कि जिसका जीरो एक्सेलरेशन हो। तो जीरो एक्सेलरेशन कब होता है? या फिर वो बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, या फिर वो रेस्ट की हालत में हो। ये दो सूरतें होती हैं जब जो है उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो वो कह रहे हैं आप एक्सेलरेशन को जीरो करें, आपकी बॉडी जो है या वो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो आप दो कोई भी सूरतें ले सकते हैं, या वो आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी को मूव करवा लें, या फिर आप उसको रेस्ट में रख लें। आगे, एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम वेयर न्यूटन्स लॉ होल्ड ट्रू। या फिर हमने जिस तरह पहले पढ़ा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो न्यूटन्स के लॉज थे वो होल्ड करते थे, यानी कि इनवेरिएंट थे। उसके बाद है दैट मींस इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट विल स्टे एट रेस्ट और रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। के जिस तरह न्यूटन का लॉ है कि अगर तो बॉडी कोई भी रेस्ट की हालत में है, तो जब तक अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहे, उस पर नहीं लगा रहे, तो वो उस टाइम तक जो है रेस्ट में रहेगी। या फिर वो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, अगर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे। उसके बाद आता है हमारे पास कि अगर हम कोई भी यानी कि जो फोर्थ, उसके बाद आता है कि a frame of reference that moves with constant velocity with respect to an inertial frame is also an inertial frame। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, या तो फिर रेस्ट की हालत में हो या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जो इनर्शियल फ्रेम हमने लिया है। या अगर हम एक बॉडी ले रहे हैं जो यानी कि रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कंसीडर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम, वो उसका इनर्शियल फ्रेम होगा। अब आगे है कि अब नॉन इनर्शियल की बात होगी। ये जो तीन चार कंडीशंस थी यहाँ तक, ये हमने इनर्शियल फ्रेम को डिस्कस किया है। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम। अब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट कर रहा है, वो किसके रिस्पेक्ट, एक वो दूसरा भी आप इनर्शियल फ्रेम ले रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट आप देख रहे हैं, इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस तरह के यानी कि जो जिसका एक्सेलरेशन होगा, पहले हमने कहा था जिसका नहीं होगा एक्सेलरेशन वो क्या होगा, इनर्शियल। अगर तो उसका कोई ना कोई एक्सेलरेशन है तो वो होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आगे हम देखते हैं जो हमारे पास इसके पोस्टुलेट्स हैं। अब देखिए, आइंस्टाइन proposed two postulates expressing expressing his opinions that all the laws of physics should hold in all inertial frames, and from these postulates he developed his special theory of relativity। अब आइंस्टाइन ने जो दो पोस्टुलेट दिए, उसमें जो है उसने एक तो यानी कि पोस्टुलेट उसका ये था, जो उसका आप कह सकते हैं कि मेन है, जिसे जो है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जा सकता है, कि जो फिजिक्स के लॉज है ना, वो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है यानी कि एक जैसा बिहेव करते हैं। अब देखें, एन इनर्शियल फ्रेम इज एनी रेफरेंस फ्रेम दैट इज अ सिस्टम कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी एंड टाइम टी इन विच ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड इन देयर यूजुअल फॉर्म। वही बात जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी,
यही जो मैंने आपको बताया कि इसको पहले पास्टुलेट को आप हम जो है प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। वो किस तरह से कि द लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट बी सेम इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स, कि जो फिजिक्स के सारे लॉज हैं, यानी कि लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैं, या फिर आप ऑप्टिक्स के लॉज हैं, वो जो है तमाम के तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसा बिहेव करेंगे। इसके बाद मैं थोड़ी आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई एक मेजरमेंट ली है, मिसाल के तौर पर ऑप्टिक्स के लॉज को यूज करते हुए कोई आपके पास एक मेजरमेंट आई है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आने वाली मेजरमेंट दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी उतनी ही मेजरमेंट आए। हाँ, बिहेव एक जैसा कर रहे होंगे वो वाले लॉज, एक ही जैसा उनका बिहेवियर होगा, लेकिन मेजरमेंट्स में चेंज आ सकता है। तो जो यानी कि हमारा बात करने का मेन मकसद यही है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स होंगे, अब इससे पहले गलीलियन का भी तो एक उसने अपनी बात बताई थी। वो कौन सी बात थी? उसने कहा था सिर्फ मैकेनिक्स के लॉज के बारे में, कि जो मैकेनिक्स के लॉज हैं वो होल्ड करते हैं किस पे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कि कोई भी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें, उस पे मैकेनिक्स के सारे लॉ, यानी कि आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है ना, कोई फर्क नहीं है, एक जैसा बिहेव करते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने इसको मजीद यानी कि मॉडिफाई किया और उसने कहा कि आप फिजिक्स के कोई भी लॉ इस पे अप्लाई कर दें। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, आपके पास लॉज ऑफ मैकेनिक्स हैं या लॉज ऑफ ऑप्टिक्स हैं, तो वो एक जैसा ही बिहेव करेंगे। हाँ, मेजरमेंट्स एक यानी कि आपके पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और हो सकती है और दूसरे में जो है मेजरमेंट्स और हो सकती हैं, लेकिन बिहेव एक जैसा कर रहे होंगे। अब देखिए, पहला तो ये हो गया हमारे पास का। सेकेंड क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है कांस्टेंट होती है हर जगह पे, यानी कि जितनी उसकी स्पीड है हर जगह पे ही, हर डायरेक्शन में ही उतनी होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हैज द सेम वैल्यू। अब देखें, जो इसकी स्पीड होती है हमें पता है कि 3.0010⁸ ऑल इनर्शियल फ्रेम्स रिगार्डलेस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर और द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स इमिटिंग लाइट। इस बात को आप छोड़ दें कि या आप ऑब्जर्वर की तरफ से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि आप ऑब्जर्वर की तरफ से मेजर कर रहे हो, या फिर जो है ना किसी भी सोर्स के तरफ से निकलने वाली यानी कि लाइट से आप मेजर कर रहे हो। तो मिसाल के तौर पर मैं इसकी जो है ना इस बात की आपको मजीद एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि एक जो है ना आप एक जगह पे खड़े, या आप मान लें कि स्पेस में है, तो आपने स्पेस जैकेट पहनी हुई है, जो आपके यानी कि आप कह लें कि माथे से ना यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है, तो जो आपने स्पेस के लिए यानी कि क्लॉथ पहना हुआ है उस पे, उससे जो है ना रेड लाइट निकल रही है, ब्लिंक कर रही है बार बार। एक आपकी तरफ से दूसरा यानी कि स्पेस में आदमी है, वो आपकी तरफ आ रहा है। तो जितनी यानी कि आपके यहाँ से लाइट निकल रही होगी जिस सोर्स से, और जितनी दूसरे से आप जज कर रहे होंगे, उसके मुताबिक भी लाइट की स्पीड उतनी होगी, और आपके मुताबिक भी लाइट की स्पीड उतनी होगी। यानी कि ये डायरेक्शन पे या जहां से इमिट हो रही है, ये इस पे कोई डिपेंड नहीं करती। स्पीड ऑफ लाइट जो है हर जगह पे सेम वैल्यू देती है। अब अगर ये चीज ना होती, स्पीड ऑफ लाइट यानी कि हर जगह पे सेम ना होती, तो हमारा जो पहला पास्टुलेट है जिसे हमने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का है, ये हमारा यानी कि गलत साबित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो कहा था कि फिजिक्स के सारे लॉज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड करते हैं। तो अगर वो होल्ड करते हैं तो साफ ज़ाहिर है ये स्पीड ऑफ लाइट जो है हमें समझ आना चाहिए, ये भी मतलब कि हर जगह पे कांस्टेंट होगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब ये वही एक्सप्लेनेशन बताई हुई है जो मैंने आपको बता दिया, मजीद एक बार रीड कर लेते हैं। अनदर वे टू से दिस पास्टुलेट, फर्स्ट पास्टुलेट की बात हो रही है जिसे हमने प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का नेम दिया है। लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट एज वी ट्रांसफर आवर अटेंशन फ्रॉम वन फ्रेम टू सेकंड वन मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू द फर्स्ट, कि अगर हम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरी तरफ जाते हैं, तो पहले हम सिर्फ मैकेनिक्स के लॉज की बात करते थे, लेकिन अब जो है फिजिक्स के सारे लॉज जो है इनवेरिएंट होते हैं, यानी कि एक जैसे बिहेव करते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। अनदर पॉपुलर स्टेटमेंट इज दैट देयर इज नो सच। हाँ, अब एक बात और आती है इसी पास्टुलेट में कि देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट मोशन, यानी कि आप ये कभी नहीं कह सकते कि कोई भी चीज जो है एब्सोल्यूट रेस्ट में है या फिर एब्सोल्यूट मोशन में है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू यानी कि
किसी और सोर्स को या किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखते हुए उसके जो है ना ये चीज जो है रेस्ट में है या ये चीज जो है मोशन में, यानी कि कंप्लीट जो है ना आप ये नहीं कह सकते ये बॉडी कंप्लीट मोशन में है या कंप्लीट रेस्ट में है। आप किसी एक चीज को, जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि जब हम मेजरमेंट्स लेते हैं तो हम हमारी कोशिश यही होती है कि किसी भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिलेटिव लिया जाए, उसके रिलेटिव हमने स्टडी करनी होती है कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मानते हुए हमने अगले फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखना है कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे वही बात जो है ना अब बताई जा रही है कि देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट मोशन, कि कोई भी चीज जो है ना एब्सोल्यूट मोशन नहीं होगी, आप क्लेरिफाई नहीं कर सकते। हाँ आप रिलेटिव टू एक चीज के बता सकते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बता सकते हैं कि ये रिलेटिव टू यानी कि दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिस इज यानी कि ये वाली चीज जो है मोशन में है या ये वाली चीज जो है रेस्ट में है। तो कोई चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन का नाम आप नहीं दे सकते। अब उसकी जो है मजीद एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि कंसीडर टू फ्रेम्स, एक आपके पास एस फ्रेम है अटैच टू द अर्थ एंड एक आपके पास है एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू द रॉकेट कॉस्टिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू द अर्थ। एक आपके पास है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ के साथ कनेक्ट है, एक आपके पास है एस प्राइम जिसे आप मान लें कि रॉकेट में है। अब उसके मुताबिक जो है वो क्या होगा, यानी कि कांस्टेंट जो जो आपका एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ना जो अर्थ पे था, उसके मुताबिक जो एस प्राइम होगा या एस डैश होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी कि रिलेटिव टू अर्थ वो आगे मूव कर रहा होगा। अब एट नेचुरल क्वेश्चन इज वेदर देयर इज एन एनी मीनिंगफुल सेंस इन विच वी कुड से दैट एस इज रियली एट रेस्ट एंड एस प्राइम इज रियली मूविंग and vice versa. If the answer was yes, then we could say that S is absolutely at rest and that anything moving relative to S is an absolute motion. वही बात कि आप यानी कि कंप्लीट ये नहीं कह सकते कि सच यानी कि कोई भी चीज जो है ना एब्सोल्यूट मोशन में है या एब्सोल्यूट रेस्ट में है। हाँ हमारी बात ये है कि इन एब्सोल्यूट या फिर आप कह सकते हैं कि वी कुड से दैट एस इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट दैट एनीथिंग मूविंग रिलेटिव टू एस, यानी कि आप अगर हमने कहा कि एस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश नहीं एस जो अर्थ पे कनेक्ट है, एक है हमारे पास एस डैश जो रॉकेट में है। अब ये हम कैसे बताएंगे कि मूव कौन सा कर रहा है और रेस्ट में कौन है। आप ये तो नहीं कह सकते कंप्लीट का कंप्लीट ये रेस्ट में है एब्सोल्यूट रेस्ट में है और एब्सोल्यूट मोशन में। हाँ आप ये कह सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम एस वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है वो रेस्ट में है और विद रिस्पेक्ट टू एस वो एस प्राइम वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो जो होगा आप कह सकते हैं कि मूव कर रहा है या मोशन में है। यही बात जो है ना बताई गई है। अब देखें however this would contradict the first postulate of relativity, वही बात जो हमने पहले यानी कि relativity के postulate बताया है। all the laws observable by scientists in S are equally observable by scientists in S prime, के जो है हमें यानी कि लॉज हैं फिजिक्स के वो जिस तरह ऑब्जर्व हो रहे थे एस में उसी तरह एस प्राइम में हो रहे हैं। एनी एक्सपेरिमेंट दैट कैन परफॉर्म इन एस इक्वली कैन, जितना यानी कि जितने एक्सपेरिमेंट हमने एस में परफॉर्म किए उतने हमने एस प्राइम में देखे और इक्वली यानी कि उनमें वो चेंज आती है। देयरफॉर नो एक्सपेरिमेंट कैन शो which frame is really moving relative to the earth the rocket is moving relative to the rocket। अब देखें the earth is moving and this is all we can say। वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि आप किसी भी चीज के रिलेटिव बता सकते हैं कि ये चीज मोशन में है और ये चीज रेस्ट में है, आप एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन का नाम नहीं दे सकते। Yet another statement of the first postulate is that among all the inertial frame there is no preferred frame। जब हमने ये चीज देख ली कि there is no such thing as absolute motion, उसके बाद हमने बताया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ना हमने हर फ्रेम ऑफ यानी कि फिजिक्स के जितने भी लॉज हैं हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक जैसे बिहेव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप प्रेफर नहीं कर सकते कि आप पहले इसको ले लें उसके बाद इसको ले लें यानी कि फिर मेजरमेंट्स लें, नहीं, क्योंकि हर जगह पे तो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं तो आप प्रेफर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नहीं कर सकते। देयर इज नो प्रेफर फ्रेम, कोई भी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले सकते हैं। द लॉज ऑफ फिजिक्स सिंगल आउट नो वन फ्रेम इज बीइंग इन एनी वे मोर स्पेशल देन एनी अदर। कोई भी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो कोई स्पेशल केस नहीं होगा क्योंकि वो भी इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर दूसरा ले रहे हैं वो भी इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फिजिक्स के लॉज तो सब में एक जैसे हैं, तो आप किसी को जो है ना प्रेफर नहीं कर सकते। अब आगे देखते हैं।
consistency of the speed of light. Postulate 2 is required by postulate 1. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि postulate 2 की जरूरत ही postulate 1 को कंप्लीट करने की बात से होती है कि अगर ये वाकई में वेरीफाई करता है, अगर ये वेरीफाई ना करता तो हमारा postulate जो 1 था कि फिजिक्स के सारे लॉज इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होल्ड करते हैं, वो वाला फिर गलत हो जाती है हमारी बात अगर ये होल्ड ना करता. देखिए, postulate 2 is required by postulate 1 if the speed of light was not the same in all inertial frames. Measurement of different speeds would make it possible to distinguish between inertial frames, and a preferred absolute frame could be identified in contradiction to postulate 1. अगर तो हम कहते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो है अगर हर इनर्शियल फ्रेम में सेम ना होती, किसी में ज्यादा होती किसी में कम होती, फिर हमने तो बात की थी कि हम किसी को प्रेफर नहीं करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यानी कि हर एक जगह पे एक जैसे बिहेव करते हैं फिजिक्स के लाज. अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है कम ज्यादा होती किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, फिर हमें प्रेफर करना पड़ता, फिर जो है हमारी बात पिछली गलत साबित हो जाती. आइंस्टाइन postulate encountered several surprising predictions, all of which seems to contradict our experience. There are all logical consequences of the second postulate. Thus, once we have accept the latter, we have to accept all of its logical consequences. However, they may seem contradictory. Second, all of these surprising phenomena have the indirect property that they become important only when objects travel with speeds comparable to the speed of light. In everyday life, with all speed as much less than c, this phenomena simply do not show up. In this sense, none of surprising consequence of Einstein postulate really conflict with our day experience. अब ये जो हम जितनी भी बातें की हैं हमने, हम देखते हैं कि ये वाले जो फेनोमेना है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के मुताबिक अगर तो कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती होती तो हमें ये चीजें जो है ना ऑब्जर्वेबल होती जिनकी हम बात कर रहे हैं. लेकिन डेली लाइफ में ये चीजें जो है यानी कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक मास रखती हो और उसकी जो है स्पीड जो है अप्रोचेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो, ये नहीं हो सकता. तो हमें ये चीजें यानी कि डेली लाइफ में ऑब्जर्वेबल नहीं होती. ये मजीद जो इसमें मेन चीज थी ना वो यही समझने वाली बात है द कंसिस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट में, कि जो स्पीड ऑफ लाइट है हर डायरेक्शन में सेम है, हर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है. इस तरह नहीं है कि किसी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और है और किसी में और है. अगर इस तरह से बात हो जाती तो फिर हम किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को प्रेफर करना पड़ता हमें. और ये बात हमने पहले ही बता दी है कि हम इस केस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी को भी प्रेफर नहीं कर पाते. तो अगर इस तरह होता तो हमारा पहला पोस्टुलेट गलत साबित होता. और इस तरह के फेनोमेना को देखने के लिए जो है अमूमन जो है क्या होता है कि अगर कोई भी चीज जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उसको अप्रोच करे, फिर जो है ना ये हमें फेनोमेना हम जज कर सकते हैं. लेकिन एवरीडे लाइफ में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करे, तो हमें इस तरह के जो है फेनोमेना यानी कि हम जज नहीं कर सकते डेली लाइफ में. अब देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक यही है जो इससे यानी कि मुतसिल है, आप कह सकते हैं कि जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के. सबसे पहला है द रिलेटिविटी ऑफ टाइम या टाइम डायलेशन. टू illustrate that observer in different inertial frames can measure different time interval between a pair of events. वो कहते हैं कि हमने इसी बात को यानी कि इलस्ट्रेट करने के लिए that observer in different inertial frames can measure different time interval. मुख्तलिफ अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं तो वो जो ऑब्जर्वर होगा वो मुख्तलिफ टाइम इंटरवल जो है ना नोट करेगा. किसी भी हम कह सकते हैं पेयर ऑफ इवेंट्स के दो आप इवेंट्स कह लें. अब देखें, वी कंसिडर अवर फेमिलियर टू फ्रेम्स. एक एस होगा जो हमारे पास ग्राउंड के साथ मुत्सिल है, अटैच है. एक एस प्राइम होगा जो हमारे पास हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू जो एस है वो ट्रेवल कर रहा होता है एक्स डायरेक्शन में with relative velocity या constant velocity v. We now examine a thought experiment in which observer on the train set of flash bulb on the floor of train. इससे बेहतर यही है कि मैं जो है ना आपको सीधा फिक्स से समझा देता हूँ. अब देखें, हमारे पास ये जो है ना एस फ्रेम है जो यानी कि अर्थ के साथ कनेक्ट है, और ये जो है एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या एस डैश है जिसमें एक यानी कि बंदा खड़ा हुआ है
और ये जो है ना ट्रेन एस प्राइम में विद रिस्पेक्ट टू एस ये मूव कर रही है किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, विद रिलेटिव वेलोसिटी जो है वी के। अब देखें, हम कहते हैं कि इस यानी कि बंदे ने जो है ना टार्च जलाई है, जैसे ही लाइट ऊपर पहुंची यहाँ पे छत पे, वो ट्रेन की छत पे टकराने के बाद नीचे आई यहाँ पे। जब ये नीचे आती है तो यहाँ पे मान लें कि हमारे पास एक सेंसर लगा हुआ है। जब वो लाइट यहाँ पे पड़ती है तो बीप यानी कि आप कहें कि बजती है या हॉर्न बजता है जिससे आवाज आती है। तो हमने ये देखना है कि एक तो एस प्राइम ऑफ रेफरेंस यानी कि इस रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक टाइम क्या होगा, जो यानी कि ट्रेन के अंदर बंदा खड़ा हुआ है इसके मुताबिक टाइम क्या होगा। एक बंदा खड़ा हुआ है ट्रेन के बाहर, यानी कि जो आप कह लें कि अर्थ पे खड़ा हुआ है, इसके मुताबिक जो है जब लाइट चल यानी कि बुझी, जैसे ही हमने ऑन की, फिर वो यानी कि उसकी छत पे टकराई ट्रेन की, फिर नीचे आई, उसके मुताबिक टाइम क्या होगा। हमारे पास मेन केस यही है। अब देखिए, हमने देखना ये है कि मैंने पहले ही बता दिया है, एक चीज क्लियर करना है, हमने टाइम क्या कैसे देखना है, कैसे जज करना है। हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस है एक एस प्राइम है। जो एस फ्रेम ये है, ये जो है ना हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ये जो है ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, अर्थ के साथ। और ये एस प्राइम जो है, ये जो है ना आप कहें कि विद रिस्पेक्ट टू एस ये मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। अब एस प्राइम जो हमने एस डैश लिया उसमें एक यानी कि ट्रेन के अंदर बंदा खड़ा हुआ है, उसने लाइट जलानी है। जैसे ही लाइट ऑन होगी वो ट्रेन की छत से यानी कि लगेगी और नीचे आएगी रिफ्लेक्ट बैक होके। तो यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, जैसे सेंसर पे लाइट आती है तो वो बीप यानी कि चलना स्टार्ट हो जाती है या हॉर्न बजता है। अब हमने ये देखना है कि एक बंदा बाहर खड़ के ये चीज नोट कर रहा है कि एक बंदा अंदर ट्रेन के जैसे लाइट जलाता है तो वो छत पे लग के नीचे आती है, वो वाला टाइम क्या होगा। एक उस खुद बंदे ने टाइम नोट करना है कि जब मैंने लाइट चलाई और वो छत पे लगी और नीचे आई, वो कितना टाइम उसने लिया। अब देखें, ये इस फेनोमेना को देखने के लिए हम कहते हैं कि पहला जो होगा, जिस बंदे ने यानी कि जो अंदर खड़ा हुआ है उसने क्या टाइम नोट किया। ये ऊपर गई लाइट, उस वो कितनी हाइट थी एच, फिर ये नीचे है यानी कि एच और एच, 2h। और वो कितने स्पीड से हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्या लेते हैं, सी। तो उसके मुताबिक तो होगी 2h/c, ये वाली डेल टी प्राइम 2h/c। ये किसके ये कौन सा टाइम है, ये टाइम वो वाला है जिस जो बंदा ट्रेन के अंदर खड़ा हुआ है, जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर खड़ा हुआ है, ये उसके मुताबिक टाइम है। अब हमने दूसरा टाइम देखना है जो यानी कि बंदा मूव नहीं कर रहा, वो अर्थ पे खड़ा हुआ है, उसने ये सारा फेनोमेना देखा है। अब उसके मुताबिक टाइम क्या होगा। देखिए, ट्रेन जो है चल रही है यहाँ से, जैसे चलेगी, अब जैसे उसने टार्च ऑन की, जो अर्थ पे खड़ा हुआ बंदा उसे लगेगा कि पहले ट्रेन यहाँ पे थी फिर यहाँ पे पहुंची। जब ट्रेन बी पॉइंट पे पहुंची तो लाइट ऊपर लगी छत पे यानी कि ट्रेन की, फिर जब ट्रेन सी पॉइंट पे पहुंची तो वो नीचे रिफ्लेक्ट बैक हुई और सेंसर पे पड़ने के बाद बी बचती है। ये उसके मुताबिक जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ये फेनोमेना होगा, ए टू बी, फिर बी के बाद सी जो है ना बी यानी कि स्टार्ट होगी जब वहां पे सेंसर पे पड़ेगी लाइट। अब देखिए, अब इस फेनोमेना को देखने के लिए हम दो राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं कि यहाँ से एक यहाँ तक, एक जो है ना ये वाली, यानी कि एक ए बी डी, एक सी बी डी, ये वाली एक ए बी डी, एक सी बी डी। अब देखें, जो हम कहते हैं कि जी यहाँ पे है एज सीन इन एस आवर एक्सपेरिमेंट इन शोन इन फिगर, ये वाली जो हमारे पास फिगर आई है उसके मुताबिक क्या होगा। ये है ना बी, बी पार्ट, ये किसके मुताबिक है, जो अर्थ पे खड़ा हुआ है एस एस सिंपल जो हमारे पास था उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक। इन पर्टिकुलर द सेम बीम ऑफ लाइट इज सीन टू ट्रेवल along two sides AB and BC of triangle, एक यहां से यहां तक फिर B से C तक। तो हमें यूं शो हुआ है कि यानी कि ट्रेवल कहां से लाइट ने किया, A से B तक, B से C तक, ये S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक है। तो if del t is time between the flash and the beam, the side AC has length v del t। अगर हमारे पास जो है हम मान लेते हैं कि A से लेकर C तक ट्रेन का जाते हुए जो टाइम
यानी कि लगा वो डेल टी था, और जो उसकी वेलोसिटी होगी v होगी, तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी उसकी वो v डेल टी होगी, किसके दरमियान, a और c के दरमियान v डेल टी। अब यहां से राइट एंगल ट्राइंगल से हमें पता चलता है ए सी इक्वल होगा ए डी बाय 2 के। तो वी डेल टी यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी डेल टी बाय 2 के, और ए टू बी के दरमियान क्या हो जाएगा, सी उसकी स्पीड ऑफ लाइट, और डेल टी बाय 2 हो जाएगा ए टू बी के दरमियान। अब हमने इसको जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल को सोल्व करते हुए आगे इसकी वैल्यू निकालनी है। डेल टी सिंपल की जो है हमारे पास, वो जो था टाइम आप कह लें कि डायलेट जो हमने देखा है, यानी कि विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है किसके अकॉर्डिंग, जो यानी कि मूव कर रहा था उसके मुताबिक डेल टी हमने निकाल लिया, वो था 2h पैसी। अब हमने निकालना है जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ जज कर रहा है, यानी कि जो आप कह लें कि साकिन है या ग्राउंड पे एक बंदा खड़ा हुआ है और जज कर रहा है, जो रेस्ट की हालत में है, जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, उसके मुताबिक टाइम क्या होगा, वो हम राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। देखिए हमें पता है कि ये पार्ट जो है थस द ट्राइंगल ए बी डी है साइड एच, जो ए बी डी है उसकी जो हाइट है एच है वो साइड, और उसके साथ ही क्या आ रहा है हमारे पास है वी डेल टी बाय 2, ये और एच, ये इनका सम जो है इक्वल टू होगा इसके सी डेल टी बाय 2 के स्क्वायर के। ये जब हम राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, इसकी मैं मजीद जो है जो सिंप्लीफाई की हुई है, मैं आपको मजीद जो है मेरे पास सिंप्लीफिकेशन की हुई है वहां से बता देता हूँ आपको। अब देखें वही चीज जो है ना, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि वहां पे डायरेक्ट स्टेप किए हुए थे, आपको जो है ना थोड़ा सा मैं यानी कि स्टेप बाय स्टेप समझा दूं। तो देखें हमारे पास था राइट ट्राइंगल को यूज करने के बाद हमारे पास फार्मूला बना था ये वाला, सी डेल टी बाय 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर जो हमारे पास हाइट थी, और जो प्लस वी डेल टी बाय 2 था इसका स्क्वायर। अब हमने टाइम कौन सा निकालना है जिसके मुताबिक जो है ना हम कह रहे हैं कि रेस्ट में है, जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें डेल टी का स्क्वायर ओवर 4, इसका भी जब स्क्वायर आएगा, यहाँ से क्या बचेगा सी स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा वी स्क्वायर, इस साइड पे आके ये माइनस का हो जाएगा, और दूसरी तरफ एच स्क्वायर, ये 4 आप दूसरी तरफ ले जाएं, 4h स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4h स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, डेल टी स्क्वायर हमारे पास आ गया 4h स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब हमें चाहिए सिर्फ डेल टी, तो डेल टी क्या होगा, पहले आप इस तरह करें कि यहाँ से सी कॉमन लें, सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, तो वी ओवर सी होता है बीटा के इक्वल। तो ये आप जब इसकी जगह पे पुट करेंगे तो 4h स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें जब हमने इसका सिर्फ यानी कि हमें डेल टी चाहिए, तो ये इसका 4 का आता है 2h, बाकी h बचेगा, स्क्वायर था 2h, यहाँ पे स्क्वायर था वो कट जाएगा अंडर रूट से, तो 2h वैसे ही नीचे क्या आएगा 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर के। ये हो गया हमारे पास। अब देखें मेजरमेंट ऑफ टाइम इन फ्रेम एस, ये हमारे पास आई है मेजरमेंट, ये किसके लिए है, ये वाली, ये है एस फ्रेम के मुताबिक, यानी कि जो फ्रेम जो है जिसके मुताबिक जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक जो रेस्ट में है विद रिस्पेक्ट टू जो मूव कर रहा है, यानी कि अब ये वाली मेजरमेंट किसके मुताबिक आई है, जो बंदा यानी कि जमीन पे खड़ा हुआ था उसने मेजरमेंट की है, जो यानी कि ट्रेन के अंदर जब एक बंदे ने लाइट जलाई, वो ऊपर ट्रेन की छत पे लगी, फिर नीचे आई और बीप बजी, उसने ये वाला टाइम नोट किया है। अब जो है हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं, देखिए वही चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा मजीद यानी कि डायरेक्ट स्टेप किया हुआ था, यहाँ पे बात वही है, डेल टी बाय 4 यहाँ से कॉमन लेंगे तो वहां पे सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ये इसी तरह से डायरेक्ट यानी कि किया हुआ है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं लिया हुआ, तो 2h बाय सी आएगा 1 माइनस ये वी स्क्वायर और सी स्क्वायर
ये बीटा के इक्वल आएगा, ये आ गया। अब ये किसके हमें पता चला है कि ये किसके लिए है, ये हमने बता दिया है कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक है। तो डेल टी किसके इक्वल हो गया, डेल टी प्राइम 1 - b² के। ये जब हमने कंबाइन किया बोथ रिजल्ट्स को, अब देखें, अब थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, थोड़ी सी कंडीशंस हैं यहाँ पे, वो हमने देखनी है। वो कंडीशंस ये हैं कि इफ फ्रेम एस प्राइम इज एक्चुअली एट रेस्ट रिलेटिव टू एस, देन v इज इक्वल टू 0 एंड बीटा v अवर c इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर फ्रेम एस प्राइम के मुताबिक, यानी कि अगर हम कह लेते हैं कि रेस्ट में है रिलेटिव टू एस के, देन v भी 0 होना चाहिए, जिसका हमने कहा था कि वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और बीटा जो हमारे पास वैल्यू है ये v ओवर c, क्योंकि जब v 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। रिड्यूस टू डेल t इज इक्वल टू डेल t, यानी कि फिर जो दोनों टाइम जो है ना इक्वल हो जाने चाहिए। अगर हम ये वाले फैक्टर को 0 कर लें या वेलोसिटी को 0 कर लें, तो हमारे पास दोनों टाइम जो है 0 हो जाते हैं। दैट इज देयर इज नो डिफरेंस इन द टाइम अनलेस एस प्राइम एक्चुअली मूविंग। फिर हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं रह जाता एस में और एस प्राइम में। अगर हम इस फैक्टर को 0 कर लें, वी को या वी ओवर सी को 0 कर लें, तो फिर टाइम एस प्राइम के मुताबिक भी वही होगा और एस के मुताबिक भी वही होगा। मोर एवर एट नॉर्मल टेरेस्ट्रियल स्पीड्स वी, ये जो होती है वी हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। सो बी जो है वो बहुत कम, यानी कि आपके यूनिटी 1 से जो है ना कम होना चाहिए। द डिनोमिनेटर इन जो हमारे पास इक्वेशन 20.3 थी इज वेरी क्लोज टू 1, दैट इज द स्पीड ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस। अब ये कौन सी स्पीड है जो हम एवरीडे यानी कि फील करते हैं या एक्सपीरियंस हम करते हैं, ना कि वो वाली स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है। The two times are very nearly equal, so close that it would be almost impossible to detect any difference। तो हम इसीलिए जो है ना इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते जो हमारी एवरीडे लाइफ में स्पीड होती है। इफ वी अप्रोच सी, अगर हम हमारी जो स्पीड है वो हम कहते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, फिर जो वी होगी अगर हमने मान लिया 0.99 सी है, बीटा भी 0.99 होगा, तो टी प्राइम क्या होगा, 7 टाइम ग्रेटर होगा डेल टी के। जो मूव कर रहा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो 7 टाइम ज्यादा होगा डेल टी के। सच हाई स्पीड आर रूटीनली अचीव्ड बाय एक्सेलरेटेड। अब ये इस तरह की स्पीड जो है पार्टिकल फिजिक्स लैब में जो है ना देखी जा सकती है। इफ वी पुट v इज इक्वल टू सी एंड बीटा इज इक्वल टू 1 वी वुड गेट, हाँ अगर हम v को यानी कि स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर पुट करते हैं और बीटा को 1 पुट करते हैं उसी इक्वेशन में 20.3 जो थी हमारे पास, तो फिर हमारे पास इलॉजिकल रिजल्ट आता है, यानी कि डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आ जाएगा, डेल टी बाय 0 आ जाएगा। या फिर अगर हम अपनी स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा पुट करते हैं, तो फिर भी हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू आती है, रियल नहीं आती डेल टी प्राइम। these results suggest that we must always be, तो हमें ये रिजल्ट क्या बताते हैं कि जो स्पीड है वो मस्ट बी लेस देन होनी चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के। द रिलेटिव स्पीड ऑफ टू इनर्शिया फ्रेम कैन नेवर बी इक्वल, वो ना तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होनी चाहिए ना ही उसे एक्सीड करने चाहिए। अब मजीद यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हमारे पास गामा की वैल्यू आई थी 1/1 - बीटा स्क्वायर जिसे हमने कहा था, तो अब इसको जो है यानी कि 1/1 - बीटा स्क्वायर की जगह पे आप गामा लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो 20.3 इक्वेशन थी ये वाली, ये वाली चीज अगर हम मान लेते हैं, ये 1/1 - बीटा स्क्वायर, तो फिर हमारे पास जो है देखिए ये, तो फिर हमें यानी कि डेल टी इक्वल हो जाएगा गैमा डेल टी प्राइम के। फिर उसके लिए जो डेल टी प्राइम होता है कैन नेवर बी मोर देन डेल टी, यानी कि वो वाला जो टाइम होगा जिसने यानी कि जो किस ऑब्जर्वर ने नोट किया था ये जो मूव कर रहा था, वो वाला टाइम जो होगा वो हमेशा जो है ना यानी कि कैन नेवर बी, वो उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता किस टाइम के जिसने ग्राउंड से यानी कि नोट किया था जो रेस्ट की हालत में था। द टाइम डेल टी प्राइम इज ऑफन, आप इसको डेल टी प्राइम को डेल टी नॉट भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेल टी नॉट। डेल टी नॉट इज टाइम
elapsed on a clock at rest in the special frame where two events in question occurred at the same place. ये कब होता है? अगर आप दो यानी कि कोई भी इवेंट्स ले रहे हैं, वो आप सेम प्लेस में ले रहे हैं। दिस टाइम इज ऑफन कॉल्ड प्रॉपर टाइम। इसे प्रॉपर टाइम भी कहते हैं बिटवीन टू इवेंट्स। डेल टी इज कोरस्पोंडिंग टाइम मेजर्ड इन एनी फ्रेम। अब ये जो है डेल टी, ये किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप यानी कि जो मेजर करते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रॉपर टाइम डेल टी। अब ये हमेशा जो है डेल टी नॉट, आप डेल टी प्राइम या डेल टी नॉट से जो है हमेशा जो है आप ये इक्वल होता है या उससे बड़ा होता है। फॉर दिस रीजन द इफेक्ट जो हमारे पास 20.5 है इक्वेशन इज कॉल्ड टाइम डायलेशन and can be loosely stated by saying that a moving clock is observed to run slow as measured by observer on the ground. A clock in the moving train is found to run slow. ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। मजीद इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। इसमें थोड़ी बहुत ही थ्योरी है, ये आप लोगों ने रीड करनी है। मैथमेटिकल स्टेप है। मेन कंसेप्ट वही है कि आपने टाइम, पहले तो हमने मतलब कि पास्टुलेट देखे हैं इस आज की पूरी डिस्कशन में। पास्टुलेट जो है, दो पास्टुलेट थे हमारे पास। एक प्रिंसिपल रिलेटिविटी का जिसे हमने नाम दिया था, एक हमारे पास कंसिस्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थी। फिर जो हमने यानी कि टाइम डायलेशन टॉपिक किया है, उस पर मेन चीज़ हमने दो चीज़ें नोट करनी थी। एक टाइम हमने नोट करना था एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, उस ऑब्जर्वर के मुताबिक जो यानी कि ट्रेन के अंदर था, मूव कर रहा था। एक हमने टाइम नोट करना है जो ग्राउंड पे है, जो एट रेस्ट है, जो एस फ्रेम में है। तो उनमें जो है ना हमने मवाजना करना था कि वो कितना फाइंड करता है और वो कितना फाइंड करता है। ये हमारे आज जो है डिस्कशन थी। बाकी इंशाल्लाह आगे जो है हमारा टॉपिक है लेंथ कंस्ट्रक्शन, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।